ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः। कक्षा संख्या 36तमी। 33 को 36 को आज पढ़ेंगे, 36 को। ठीक है, 36 को पढ़ेंगे। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको ये एक सूत्र पढ़ाया था, इको गुण वृद्धि। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छी प्रकार से आपको समझा दिया गया। अब इको गुण वृद्धि हर जगह नहीं हो जाए, कुछ जगह इको गुण वृद्धि का निषेध करना है, रोकना है। ठीक है, तो कहते हैं कि कहाँ रोकना है, तो ऐसी स्थिति बताने के लिए महर्षि पाणिनि का आगे का सूत्र है हमारे पास। सूत्र उच्चारण कीजिएगा, सरल है। न धातु लोप आर्ध धातु के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का चौथा सूत्र है जी। ठीक है, 36वीं कक्षा में हम चौथे सूत्र पर आ गए, पढ़ते पढ़ते विस्तार से पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है, चलिएगा। तो न धातु लोप आर्ध धातु के पदच्छेद विभक्ति, न अव्यपदम अव्यपद है, धातु लोपे सप्तमी विभक्ति एक वचनार्थ। आर्ध धातु के सप्तमी विभक्ति ही एक वचनांत। यहां पर आपको एक शंका हो सकती है, शंका का निवारण हम पहले ही कर देते हैं। ठीक है, कि यहां पर लिखा हुआ है न धातु लोप आर्ध धातु के, और इसका जब पदच्छेद किया वो कैसा किया, न और धातु लोपे ऐसा किया, आर्ध धातु के। ये वाला पद और ये वाला पद तो ठीक है, ये वाला पद यहाँ पर अन्य रूप में है और यहाँ पर अलग रूप में है। वहां धातु लोप है, यहाँ धातु लोपे है। तो ये कैसे हुआ, तो ये संधि से हो गया है। संधि से क्या है, यहाँ पर ये आगे आर्ध धातु के शब्द आ रहा है, इसलिए यहाँ पर संधि से जो इसमें ए था, ए का संधि करके लोप हो गया है। क्या हो गया, लोप। इसलिए यहाँ पर यह नहीं दिख रहा, कुछ दिख नहीं रहा, ए नहीं दिख रहा, यह भी नहीं दिख रहा। संधि कौन सी होती है वो भी बता देते हैं आपको। सर्वप्रथम इसमें संधि प्राप्त होती है, यहाँ धातु लोपे आगे आ रहा है आ, तो एचो यवा यावह। क्या प्राप्त हो रही, बोलो, एचो यवा यावह। एचो यवा यावह से इसको क्या हो रहा है, ए को आय हो रहा है। क्या हो रहा, बोलो, आय। तो ये ऐसा बन गया, धातु लोपय आर्ध धातु। अब इसके बाद एक सूत्र है लोपः शाकल्य से, संधि वाला। ये मैंने संधियों में पढ़ाया भी है, लोपः शाकल्य से। लोपः शाकल्य, ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का है। ठीक है, देख लीजिए। वो ये कहता है कि ऐसा पदांत यकार व वकार
जिससे पूर्व में अवर्ण हो, अवर्ण हो और आगे कोई मानिएगा स्वर आ रहा हो, क्या आ रहा हो, स्वर आ रहा हो, तो उसका कहते हैं उस, तो ऐसे स्वर के आने पर उस यकार का लोप हो जाता है आचार्य शाकल्य के मत में। किसके मत में? आचार्य शाकल्य के मत में। तो आचार्य शाकल्य के मत में यहां पर मन मत आचार्य शाकल्य का अर्थ विकल्प, तो इस यकार का क्या हो गया, लोप हो गया, क्योंकि ये अ से उत्तर यह है और पद के अंत में भी है, पदांत में भी है, और आगे ये स्वर आ रहा है आ, तो इसका लोप हो गया यह। तो इसलिए क्या बन गया है, धातु लोप आर धातु के, लोप हो गया उसका। अब कोई और हमारे पाठक आगे विचार करने लगे कि भाई ठीक है लोप हो गया, अच्छी बात है, अब यहां पर ये आए और ये आए, तो इसमें दीर्घ संधि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दीर्घ संधि। अका सवर्ण दीर्घा, वो क्यों नहीं हो रही? तो अका सवर्ण दीर्घा यहां संधि नहीं है, प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि जैसे ही अका सवर्ण दीर्घा हम संधि करने चलेंगे तो जो लोप है शाकल्य से जो यकार का लोप हुआ है वो असिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असिद्ध। असिद्ध का मतलब माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि लोप शाकल्य से जो सूत्र है वो है 8वें अध्याय के तृतीय पाद में, और अका सवर्ण दीर्घ सूत्र है 6वें अध्याय के प्रथम पाद में। इसलिए 6वें अध्याय के सूत्र की दृष्टि में 8वें अध्याय के जो तीसरे पाद का सूत्र है वो ना के बराबर है। ये बात आपको आगे समझ में आ जाएगी, ठीक है, अभी बस इतना समझ लीजिएगा। तो जब आकाश सवर्ण दीर्घ लगाने लगेंगे तो लोपा शाकल्यस्य ने जो यकार का लोप किया था वो असिद्ध हो जाएगा, तो यह दिखने लगेगा। तो अब यहाँ का सवर्ण दीर्घ प्राप्त नहीं है। ये तो सूत्र के स्वरूप पर मैंने चर्चा कर दी है, अभी सूत्र का कोई अर्थ नहीं बताया। पाठकों के मन में शंका हो सकती है, उस शंका का निवारण मैंने पहले ही कर दिया, ठीक है। जिनको थोड़ी सी जानकारी है उनको समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं है उनको आगे चल के समझ में आएगी, ठीक। चलिए ये हो गया। अब इसके अंदर समास है एक पद के अंदर, देखिए इसमें तो कोई समास नहीं हो सकता अन्य में, और आर्ध धातु के इसमें भी कोई समास नहीं है, क्योंकि आर्ध धातु तो प्रत्यय की संज्ञा है। ये तो पढ़ाई दिया आपको, आर्ध धातुकम शेषः, ठीक है। धातु लोपे में समास हो सकता है, क्योंकि दो पद हैं इसके, धातु और लोप। समास को समझ लीजिए, या समास बताया गुरुजी ने, धात्वयवो धातु। गुरुजी कह रहे हैं ये धातु शब्द यहाँ पड़ा हुआ है धातु लोप में, उस धातु का अर्थ क्या है? धातु का अवयव। पूरी धातु को नहीं कह रहा, यह धातु शब्द धातु के एक भाग को कह रहा है, ठीक है। तो धातु अवयवो धातु, धातु के अवयव को यहां पर धातु कहा जा रहा है। अब कहते हैं आगे समास, धातोर्लोपो यस्मिन् तद इदं धातु लोपम तस्मिन् धातु लोपे। ये ध्यान रखेंगे, ये क्या है? आर्धधातुक, और जो ये वाला जो पद है ये इसका विशेषण है, आर्ध धातुक का विशेषण है धातु लोपे, ठीक है। कैसे? कहते हैं धातोर लोपो यस्मिन, यस्मिन का अर्थ है यस्मिन आर्ध धातु की, ठीक है। धातोर लोपः, धातोर लोप धातोः अवयवस्य लोपो यस्मिन, कस्मिन? आर्ध धातु के, तद इदम धातुलोपम आर्ध धातुकम। ये आएगा कि जिस धातु के अवयव का लोप हुआ है, यस्मिन माने जिस आर्ध धातुक को निमित्त मान करके, क्या?
जिस आर्ध धातु के परे रहते अथवा आर्ध धातु को निमित्त मान करके, वो आर्ध धातु क्या कहलाएगा? धातु लोपः आर्ध धातुकम, धातु लोपम आर्ध धातुकम। हर आर्ध धातुक नहीं है, ऐसा आर्ध धातुक प्रत्यय जिसके कारण से धातु के किसी एक अंश का लोप किया गया। तो ये कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि। अन्य पदार्थ हो गया। यहाँ पर ना धातु लोपम में ना लोप कहा जा रहा, ना धातु को कहा जा रहा। किसको कहा जा रहा? धातु के अवयव का लोप हुआ है जिसके कारण, जिसके माने जिस आर्ध धातु के कारण, वह आर्ध धातु प्रत्यय क्या है? धातु लोपम। ठीक है, तो धातु लोपे और आर्ध धातु के ये क्या है? ये विशेष्य है और ये विशेषण है, क्योंकि इसमें बहुब्रीहि समास हो। अब आ जाइए, मैं समझा दिया पूरा। ठीक है, बाकी सिद्धि में आपको समझ में आ जाएगा। अब है आपका अनुवृत्ति। इसमें एको गुण वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है केवल। अर्थ कहते हैं यस्मिन् आर्धातुके धातोरवयवस्य लोपो भवति तस्मिन्नेवार्धधातुके एकः स्थाने ये गुणवृद्धि प्राप्नुतस्तेन भवतः। ये कहते हैं यस्मिन् आर्धातुके, यहाँ पर क्या है? संधि से दो ना हो गए हैं। ये ना और आगे आ रहा है तो संधि से क्या है? दो ना हो जाते हैं। तो यस्मिन् आर्ध धातु के, जिस आर्ध धातु के परे रहते। सप्तमी का अर्थ व्याकरण में क्या होता है? पर होता है अधिकतर, कई विषय भी होता है, निमित्त भी होता है। तो जिस आर्ध धातु के परे रहते धातु के अवयव का लोप हुआ है, लोप होता है। तस्मिन् एव, उसी ही, यहां पर भी तस्मिन् एव, तो यहां पर भी संधि से दो ना हो गए हैं, अलग अलग करेंगे तो तस्मिन् एव, तो उसी आर्ध, उसी ही, एव का अर्थ ही, उसी ही आर्ध धातु के, उसी ही आर्ध धातु के को निमित्त मान करके, ये वाली जो सप्तमी है वो निमित्त सप्तमी है, उसी ही आर्ध धातु के को निमित्त मान करके एक के स्थान पर, माने एक के स्थान पर कोई यदि जो गुण और वृद्धि प्राप्त होते हैं वो नहीं होते हैं। केवल एक के स्थान पर, दूसरे के स्थान पर तो हो जाएंगे। अर्थात एको गुण वृद्धि वाला जो गुण वृद्धि, जहां जहां एको गुण वृद्धि लगता है वहां वहां यदि किसी आर्ध धातु को निमित्त मान करके धातु के अवयव का लोप हुआ है तो उसी ही आर्ध धातु को निमित्त मान करके एक के स्थान में गुण वृद्धि प्राप्त हो किसी सूत्र से तो नहीं होंगे, मना कर दिया, नहीं होंगे। अब यहां पर उदाहरण दिया है लो लोवाह, पोपुवाह, मरी मृजा, सरीसृपाह। अब ये आपको इसका पूरा सही अर्थ कहां समझ में आएगा? सिद्धि में। सिद्धि में घटाएंगे तब मालूम पड़ेगा कैसे आर्ध धातु के कारण से धातु के अवयव का लोप हुआ और फिर उसी को मान करके गुण प्राप्त हो रहा है तो नहीं होगा, वृद्धि प्राप्त हो रही है नहीं होगी। ठीक है, ये देखो आइए। अब यहां पर सिद्धि, परिशिष्ट में, ये पुस्तक में, आपकी पुस्तक में पीछे परिशिष्ट दी गई है उसमें है। अब यहां पर गुरुजी पहले ही संक्षिप्त में समझा रहे हैं। परिशिष्ट ये न धातुपार धातु के, यहाँ कहते हैं सूत्र का प्रयोजन लो लुवाह, यहाँ पर लुई धातु से यंग प्रत्यय होकर के पुनः लोलूय की धातु संज्ञा हो गई है। अभी बताएं कैसे हुई। तब लोलूय और फिर एक ये अच प्रत्यय, इस अवस्था में य का लुक हो गया है, इसका
लुक हो गया, होकर जब ये अप्रत्यय वो आर धातु का आर धातु को मान करके निमित्त मान करके लू, ये जो लू है इसको इसके ऊ को सार्व धातु कार धातु का योग से गुण प्राप्त हुआ, तो उसका न धातुलोप आर धातु को निषेध कर दिया, क्योंकि यहां पर ये लो लू ये पूरी धातु थी और ये आर धातु प्रत्यय है, तो इस आर धातु के कारण से य का लुक हो जाता है, तो धातु के अवयव य का लुक हो गया। अब इसी आर धातु को मान करके इस धातु में इक के स्थान में गुण प्राप्त होता है सार धातु कार धातु का योग से, तो इसने कहा नहीं यहां पर गुण नहीं होगा। ये मोटा मोटा समझाया है, अब एक एक सूत्र क्रम से आपको समझना, ठीक है। हो सकता है सिद्धि आज की कक्षा में नहीं होगी क्योंकि ये सिद्धि बड़ी है, ठीक है। चलिएगा, पूरा समझना आराम से अच्छी प्रकार से, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। छूट गया तो किसको पूछेंगे आप, बहुत कठिनाई हो जाएगी आप, इसकी हमको हमेशा चिंता रहती है, तो कुछ छूटना नहीं चाहिए हमारे पाठकों के लिए। चलिए नंबर 1 लोलवह। लोलवह का अर्थ है वार वार काटने वाला, बार बार काटने वाला, खेत आदि कुछ भी। यहां पर धातु है लुई छेदने धातु ले ली, ठीक है। लुई छेदने से में क्या है, सबसे पहले हलंत्यम, हलंत्यम से क्या होगी इसकी अंतिम उपदेश में वर्तमान अंतिम यहाँ की इत संज्ञा हो गई, फिर इत संज्ञा हो गई, इससे हलंत्यम से तस्य लोपः, उस इत संज्ञक का लोप होगा, तस्य लोप, लोप क्या आदर्शनम लोप। अब लू बचा है आपका भूवादयो धातवः, भूवादयो धातवा से इसकी क्या है धातु संज्ञा है, सरल है तो। अब यहां पर इसकी धातु संज्ञा है, तो धातु संज्ञा होने से यहां पर एक कार्य प्राप्त होता है, धातोरे काचो हलादे क्रिया सम विहारेयं, नया नया नए नए सूत्र लगेंगे। ये क्या कहता है, ये कहता है कि क्रिया सम विहार, क्रिया सम विहार, क्रिया संव्यार का अर्थ है कि बार बार क्रिया करना। इस अर्थ में वर्तमान धातु, ठीक, धातु, और वो धातु कैसी होनी चाहिए, एकाच, एक अच वाली, और दूसरा विशेषण क्या होना चाहिए, हलादे, हल आदि में होना चाहिए, व्यंजन आदि में होना चाहिए। ऐसी एकाच हलादि धातु यदि क्रिया के जो जिस अर्थ जो धातु का अर्थ है उस अर्थ को बार बार करने के अर्थ में वर्तमान हो रही है, तो उससे क्या हो जाता है, यंग प्रत्यय होता है। ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 22वां सूत्र है। चलिए मैं अर्थ दिखा देता हूं आपको। ये सूत्र है धातोरे काचो अलादे क्रिया समव्यहारे इयं। चलिए सूत्र तो वहां देख लिया आपने, अब यहाँ अर्थ देखना है मुख्य रूप से। आप एकाज यो धातुर हलादि तस्मात् क्रिया समभिहारे पौनः पुण्य अर्थे भृशार्थे वा वर्तमानात् यं प्रत्ययो विकल्पेन भवति। कहते एकाच जो हलादि धातु उससे क्रिया समव्यहार में पौनः पुण्य बार बार या भृशार्थ माने अधिक, प्रतीति अधिकार्थ में वर्तमान होगी तो ये तो उससे यंग प्रत्यय होता है विकल्प से, एक बार हो जाएगा एक बार नहीं होगा, तो यंग प्रत्यय हुआ। इससे प्रत्यय कहां होता है ये आपको बता दिया था, प्रत्यय परश्च कहां होता है बोलो, प्रत्यय परे होता है। तो यंग प्रत्यय धातु से कहां हो गया, बाद में होगा या लू यंग, हलंत्यम तस्य लोपा आदर्शनम लोपा, ये हो गया। क्या बच्चा, यंग का यह बच्चा, ठीक है, ये हट गया, ये बचा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर दोबारा धातु संज्ञा करनी है। पहले तो हमने भूवादय धातुवा से तो केवल लू की थी, अब यहां पर क्या है, सनाद्यंता धातवः।
जो तीसरे अध्याय में प्रथम पाद में आरंभ में कुछ प्रत्यय कहे हैं, कुछ प्रत्यय कहे, तो उन प्रत्यांतों की भी धातु संज्ञा हो जाती है। ठीक है, सनादि कुछ प्रत्यय हैं, ये वहीं पर देखना पड़ेगा आपको। सनादि कुछ प्रत्यय हैं, तो सनादि प्रत्ययों में एक यंग प्रत्यय भी है जो हमने अभी किया था। तो उस प्रत्ययांत की, माने वो प्रत्यय अंत में, सनादि प्रत्यय जिसके अंत में हो, वो तदंत की पूरे की क्या हो जाती है, ये दोबारा नई धातु संज्ञा हो जाती है। तो क्या है इसे धातु, माने इसकी पूरे की लूय इसकी धातु संज्ञा हो गई, धातु संज्ञा हो गई। चलिएगा इसका भी अर्थ दिखा देता हूं मैं आपको। सनाद्यन्ता धातवः अर्थ सनाद्यन्ताः समुदायाः धातु संज्ञका भवन्ति। माने सनादि प्रत्यांत जो पूरा समुदाय है, माने जिससे आया है उस सहित, तो उस पूरे की क्या हो जाती है, धातु संज्ञका भवन्ति, धातु संज्ञा हो जाती है नई एक और। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अंदर यहाँ पर गुरुजी ने कुछ दिखाए हैं, देखिए कौन कौन से प्रत्यय आते हैं। एक यहाँ से गुप्त किद्भ्य सन, यहाँ से लेकर के ये सारे प्रत्यय यहाँ से पहले पहले, इस सूत्र से पहले पहले, सनाद्यंत धातुवा से पहले पहले, माने 5वें से लेकर के 32वें सूत्र से पहले जितने भी प्रत्यय प्रकरण में, वो सारे सनादि प्रत्यय हैं। ठीक है, जिसमें क्यच भी आता है, काम्यच भी आता है, क्यंग आता है, णिंग आता है, यंग आ जाता है, सारे आ जाते हैं। ठीक, चलिएगा, तो ये हो गया। अब इसकी पूरे की क्या हो गई, धातु संज्ञा। लुई की धातु संज्ञा हो गई। अब जब यंगंत की धातु संज्ञा होती है तो कुछ कार्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कुछ कार्य। तो यहां पर क्या है, एकाचो द्वे प्रथमस्य, क्या है, एकाचो द्वे प्रथमस्य और संयंगो हो, ये 6वें अध्याय के पहला प्रथम पाद का पहला सूत्र है, प्रथम पाद का 9वां सूत्र है। से यंगंत धातु के प्रथम एकाच लूय को द्वित्व हुआ। समझ लीजिएगा, ये आगे के सूत्र हैं, पूरे समझ में तो नहीं आएंगे। ये क्या कहता है, सन और यंग, माने सनंत और यंगंत को 2 बार, माने उसको द्वित्व होता है। क्या होता है, द्वित्व। तो कितने भाग को होगा, उसमें ये नियम करता है ऊपर से कि एकाचो द्वे प्रथमस्य, क्योंकि जो सनंत और यंगंत जो धातु समुदाय है, उसमें जो प्रथम जो अच है उसका, उसके आगे पीछे के जो हल हैं उस सहित होता है, दूसरा अच छूट जाता है। ठीक है, इनका अर्थ देख लीजिएगा, फिर चलते हैं आगे। ये है, ठीक है, एकाचो द्वे प्रथमस्य, इसका अर्थ है प्रथमस्य एकाचो द्वे भावता इति अधिकारो वेतव्य, अधिकार सूत्र है, ये आगे चलता है वहां 6वें अध्याय में। ठीक है, तो प्रथम एकाच, प्रथम एकाच माने एकाच माने जो एक अच समुदाय है, माने एक पहला वाला जो अच है, उस अच के पहले और बाद में दूसरा अच नहीं आ रहा है, उससे पहले पहले जो व्यंजन वो एक का समुदाय माना जाएगा, तो उसको 2 बार उच्चारण करना चाहिए। अब उसके लिए कहते हैं ये अधिकार सूत्र काम का कार्य कहाँ करेगा, तो कहते हैं आगे सूत्र दिया संयंगो हो, क्या संयंगो हो, देखिएगा इसका अर्थ है, अर्थ ये सनन्तस्य यङन्तस्य चानभ्यासस्य धातोरवयवस्य प्रथमस्य एकाचो द्वे, एकाचः अजादेर द्वितीयस्य वा द्वे भवतः। समझ लीजिए, कहते हैं कि सनंत अथवा यगंत अनभ्यास, माने अभ्यास एक संज्ञा है,
माने सनंत और यंगंत ऐसा होना चाहिए कि उसको अभी अभ्यास नहीं हुआ। अभ्यास का अर्थ ना उसको जो 2 बार उच्चारण होता है उसमें जो पहला होता है उसको वो अभ्यास संज्ञा होती है। तो अब बिना अभ्यास वाला सनंत और यंगंत जो धातु, उस धातु का अवयव जो प्रथम एकाच, प्रथम एकाच, और यदि कोई अजादी धातु है, सनंत अथवा यगंत कोई अजादी धातु है, तो उसको कहते हैं उसका दूसरा अच। क्या है उसका द्वितीय अच को द्वे भवतम 2 बार उच्चारण करना चाहिए। अब हमारे पास में ये है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या था, लू ये है, इसमें अभी कोई अभ्यास नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब क्या है, और ये कैसी है, आजादी नहीं है, ये हलादी है। तो क्या है, इसका जो प्रथम एकाच समुदाय है, प्रथम एकच वाला, प्रथम में इसमें कहना 2 अच हैं, एक तो ये है ऊ और दूसरा क्या है आ, ठीक है। जब हम अच समुदाय कहते हैं तो अच समुदाय में जब तक दूसरा अच नहीं आएगा उससे पहले के सारे वर्ण आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर प्रथम एक जो प्रथम उ अच है उसका समुदाय क्या है, ये ला आ गया और यह का ये आ गया, तो इसका ये प्रथम एकाच हो गया, लू या आ छूट जाएगा, ये हो गया प्रथम एकाच। और यदि द्वितीय एकाच मानेंगे हम इसमें द्वितीय एकाच, तो द्वितीय एकाच यहां पर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ और इससे पहले जो या आ जाएगा, या और ये आ, ये द्वितीय एकाच हो जाते हैं, ठीक है। जब तक कोई दूसरा अच नहीं आ जाता तो उससे पूर्व के और बाद के जो भी व्यंजन होते हैं वो उसी अच के साथ जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या देखना है, ये आजादी धातु नहीं है, इसलिए प्रथम एकाच, प्रथम एकाच क्या है इसमें, वो ये लू या इतना है, ये आ छूट जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 2 बार उच्चारण कर लेना है। लू धातु के प्रथम एकाच जो लू है उसको द्वित्व हो गया, 2 बार उच्चारण कर लिया हमने, ठीक है। तो लूय लूय, और ये यका आ वो ऐसा कैसा ही रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा, उसको छेड़ाखानी नहीं करनी। अब यहां पर कहते हैं आगे एक सूत्र है पूर्वोभ्यास, क्या है जी, पूर्वोभ्यास। इसका अर्थ है कि जिसका 2 द्वित्व किया है, संयंगो संयंगो आदि सूत्रों से हमने जो द्वित्व किया है उसमें जो पहले वाला जो है उसको क्या हो जाती है, अभ्यास संज्ञा हो जाती है, उसका नाम है अभ्यास। यहां पर हमने द्वित्व किया, एक ये है और एक ये, 2 हैं, तो इसमें जो पहले वाला ये है इसका नाम क्या रख दिया, इसमें पूर्व वाला द्वित्व किया हुआ उसको क्या होता है, अभ्यास, इसका नाम हो गया अभ्यास, ठीक है। अब आइएगा इसका भी अर्थ दिखा देता हूं मैं आपको। पूर्वोभ्यास ये उसी प्रकरण का है, ये द्वे विहिते अस्मिन् प्रकरणे तयोर यह पूर्वः सो अभ्यास संज्ञको भवति। माने इस प्रकरण में जिनका 2 द्वित्व कहा गया है उसमें जो द्वित्व होने पर जो पहला जो समुदाय होता है उसकी क्या हो जाती है, अभ्यास संज्ञा, ठीक है जी, ये अभ्यास संज्ञा हो गई। इससे अभ्यास संज्ञा होने का कुछ कार्य करना पड़ेगा हमें। इसकी अभ्यास संज्ञा होगी, तो अभ्यास संज्ञा में कहते हैं हलादि शेषः, 7वें अध्याय के 4थे पाद का 60वां सूत्र है। क्या है 60वां सूत्र, हलादि शेषः। अब ये हलादि शेषः ये क्या कहता है, चलिएगा इसका पहले अर्थ दिखाते हैं फिर बाद में यहां घटाएंगे। अर्थ
अभ्यासस्य आदिर हल शिष्यते अर्थात अनादिर हल लुप्यते। जिसकी अभ्यास संज्ञा है उसमें क्या है, जो अच है उससे पहले वाला हल तो बच जाएगा और उसके बाद वाला हल क्या है, हट जाएगा, लोप हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या है, ये है इसमें क्या है, ये अभ्यास है। अभ्यास में आदि हल क्या है, ला और ऊ, फिर ऊ माने केवल हल की बात कर रहे हैं और केवल आदि वाला बचेगा और ये हट जाएगा। तो क्या बच गया हमारे पास, लू बच गया। ठीक है, तो हलादि शेष माने आदि हल शेष रह गया। अच तो रहता है, अच को कोई कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अब हमारे पास में स्थिति क्या बन गई, लू और लू और आ। तो ये पूरा हम ऐसे लिख सकते हैं, लू लू या। हाँ, ये ऐसा बन गई, लू लू या। देखिए अब यहां पर एक सूत्र लगेगा, गुणो यंग लुको। क्या है, गुणो यंग लुको। आइएगा इसका पहले अर्थ पढ़ लीजिएगा। सात चार 82 ये कहता अर्थ है, यंगी यंग लुकी च परतो भ्यासस्य गुणो भवति। कहते यंग परे हो अथवा यंग का लुक हो गया है, माने यंग हट गया है, तो भी उसके परे रहते क्या हो जाता है, जो पूर्व में अभ्यास जिसका नाम है उसको गुण होता है। क्या गुण होता है, गुण कहां पर होगा, इक के स्थान में। ठीक है, तो बस इतना ही अभी तो समझ लीजिएगा। तो अब हमारा ये क्या हुआ, यहां आ गए। अब देखिए यहां पर ये लू लू या। अब यहां से अभ्यास क्या है, अभ्यास इसका नाम है। ये पहले वाला जो लू है उसका नाम अभ्यास है, पूर्व अभ्यास है अभ्यास। तो क्या है, यंग के परे रहते हैं, ये यंग है वास्तव में, यहां ये यंग है, यंग का यह यंग के परे रहते जो अभ्यास है उसको गुण होता है, यहां गुणो यंग लुको से। यहां लुक नहीं हुआ, लुक होने पर भी हो जाता है। तो कहते हैं फिर वो गुण कहां पर होगा, तो कहते हैं इको गुण वृद्धि। लू में किसको गुण होगा, तो इक के स्थान में होगा। ठीक, गुण शब्द आ रहा है इसमें, गुण लुको, गुणो यंग लुको। तो अब इक क्या है, ये लू का ऊ। तो अब इस पर ऊ के स्थान में गुण क्या होगा, स्थानांतरतम लग करके ऊ को अंतरतम सदृशतम गुण क्या हो गया, ओ हो गया। तो क्या बन गया, लो लू या। ठीक है जी, अब बन गया आपका लो लू या। चलिए लो लू या। अब इसकी क्या है, धातु संज्ञा है ही, सनाद्यंता धातुवा से इसकी धातु संज्ञा है। तो फिर दोबारा धातो हो, ये 3:1:91 माने धातु का अधिकार सूत्र है, धातु के अधिकार में है। तो ये धातु धातु से क्या है, सूत्र का है, नंदी ग्राही पचादिभ्यो ल्युण्य चाह 3:1:134। इसमें क्या है, इस धातु को पचादी गण में मान करके, पचादी गण में मान करके, पचादी गण में पढ़ी नहीं है पर पचादी गण में मानते हैं, आकृति गण है ये। तो पचादी गण में मान करके इसमें क्या है, माने यहाँ पर यह नंदी नंदा नंद्यादि से तो ल्यू होता है, गृहादियों से ऋणी होता है और पचादी धातुओं से अच होता है। तो अच प्रत्यय होता है, तो अच प्रत्यय हुआ इससे, तो लो लूय और अच, अच की चकी संज्ञा हलंतम तस्लोपा आ, ऐसा बच्चा। चलिए इसका भी अर्थ देख लीजिएगा एक बार। ये आपके लिए पीडीएफ बनाई है मैंने परिश्रम करके।
ये अर्थ नंद्यादिभ्यो ग्रहादिभ्यः पचादिभ्यश्च धातुभ्यो यथासंख्यम ल्यू इणनी अचित्येते प्रत्यया भवन्ति। नंद्यादियों से ल्यू, ग्रहादियों से इणनी और पचादियों से अच प्रत्यय होता है बस। तो जो लोलुई धातु को हमने पचादी गण में मान लिया, ये धातु पाठ में पढ़ी नहीं है। ये गण क्या है? आकृति गण होते हैं। आकृति अर्थात शब्द की सिद्धि के लिए हम किसी भी शब्द को उस गण में मान करके कार्य कर सकते हैं, ऐसी छूट मिली हुई है। ठीक, तो हमने पचादी गण में मान ली इसको, लोलुई धातु को, वैयाकरणों ने, हमने अरे वैयाकरणों ने। तो अब इसको अच प्रत्यय हो गया। अब यहां पर अच प्रत्यय हो गया तो लोलुय और अच का अ। अब यहां पर एक सूत्र लगना है यंगोचिचा। क्या? यंगोचिचा। ये कहता है यंग का लुक होता है अच, अच के पर रहते हैं, आजादी प्रत्यय के पर रहते हैं। अभी ये देखिए, आजादी ने अच प्रत्यय वास्तव में अर्थ अच्छी प्रत्यय परतो यंगो बहुलम लुक भवती बहुल ग्रहणात अनच्यपि भवती। यंगोची के सूत्र है 2-4-74। ये कहता है अच प्रत्यय के परे रहते यंग का बहुल करके लुक हो जाता है, अर्थात बहुल का मतलब लुक हो जाता है, और अच से भिन्न प्रत्यय के परे रहते भी हो जाता। बहुल ग्रहणात अनच्यपि भवती माने अनच के परे रहते भी हो जाता है। तो अभी हम वो नहीं देखेंगे, बस ये कहा अच प्रत्यय के परे रहते क्या हो गया यहां पर? यंग का लुक हो गया। इससे लुक क्या होता है? प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपाः। प्रत्यय के आदर्शन की ही लुक श्लू लुप ये संज्ञाएं हैं, ये नाम रखे गए। प्रत्यय के आदर्शन की क्या? लुक श्लू लुप ये संज्ञाएं, ये नाम रखे गए। तो ये इसका क्या है? इसका हमने लुक किया, यंग है, ये यंग का लुक किया तो ये पूरा चला गया, आदर्शन हो गया, तो लो लू आ ऐसा बचा। ठीक है, अब प्रयोजन घटाना है हमें। प्रत्यय से लुक श्लू लुपा, इसको भी देख लीजिएगा, बता दिया है पहले फिर भी। ये है 1-1-60 अर्थ प्रत्यय से आदर्शन से लुक श्लू लुप इत्येताः संज्ञाः भवन्ति। प्रत्यय के आदर्शन की लुक श्लू लुप ये संज्ञाएं होती है, नाम होते हैं। ठीक है, तो अब प्रत्यय का आदर्शन ही हो गया, तो ये आदर्शन। अब यहां पर अब घटाना है। अब हमारे पास में स्थिति हो गई लो लू आ। अब पूर्वत लोलू की अंग संज्ञा होकर माने इसके परे रहते इसकी क्या हो जाएगी? यस्मात् प्रत्यय विधिष्टदादि प्रत्यय अंगम से अंग संज्ञा कर ली। अंग संज्ञा होकर के अंग के अधिकार में सूत्र है सार्वधातु कार्द धातु का योग। पिछली कक्षाओं में बहुत बार लगा दिया। सार्वधातु कार्द धातु का ये जो प्रत्यय है अच, ये प्रत्यय कैसा है? आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक है। क्या है ये आर्ध धातु कम शेष, ये सूत्र है, पहले भी लगा हुआ है। ये क्या है? अच जो प्रत्यय था इसकी आर्ध धातुक संज्ञा है। तो इस आर्ध धातुक को मान करके सार्वधातुक आर्ध धातुक योग से लू माने एको गुण वृद्धि साथ लगेगा। क्या माने एगंत अंग को गुण प्राप्त हुआ इससे। ठीक है, मैं लू के ऊ को गुण प्राप्त हुआ। यहां पर गुण हो जाएगा तो शब्द बनेगा नहीं। अब देखिएगा, तो कहते हैं उसका न धातुलोप आर धातुके से निषेध हो गया, क्योंकि उसी अच आर धातु को निमित्त मानकर धातु के अवयव यह का लुक हुआ था, और उसी अच को निमित्त मानकर अब गुण प्राप्त हो रहा है, सो न हुआ। बस इतना ही देख लीजिए। अब देखिएगा यहां क्या हुआ था? ये धातु थी,
ये प्रत्यय हो गया, ये आर धातु प्रत्यय है। इस आर धातु प्रत्यय को मान करके ही यंगोची जैसे क्या है, ये पूरी धातु का अवयव जो यह था इसका लुक हुआ था। लुक लोप एक ही बात है, क्या लुक लोप यहाँ पर एक ही बात है, तो लोप हुआ था। अब इसी को मान करके इस धातु के इक को गुण प्राप्त हो रहा है सार धातु का आर धातु का से, तो कहते हैं न धातु लोपे आर धातु के। ये आर धातु का ऐसा है जिसके कारण से धातु के अवयव य का लोप किया है, इसलिए इस आर धातु को निमित्त मान करके इस धातु में अब इक के स्थान में गुण और वृद्धि नहीं किए जा सकते। यहाँ तो गुण प्राप्त है तो गुण नहीं किया जा सकता, निषेध कर दिया। अब निषेध कर दिया तो अब क्या प्राप्त होगा, अब यहां पर है लो लू और ये अ। अब यहां पर क्या प्राप्त है, यहां पर इको एणची प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, इको एणची। तो इको एणची का अपवाद एक सूत्र है 6वें अध्याय में। अब अचिष्णु धातु भ्रवाम युवोर यम वंगऊ से उवंग आदेश होकर के गिच से अंतिम अल ऊ को हुआ। ठीक है, पूरी सिद्धि कराई देता हूं, समझा दिया, आप समझ लीजिए इस प्रकार से। अब यहां पर क्या है, एको एणची का अपवाद ये सूत्र है। ये कहता है कि अजादि प्रत्यय के परे रहते शुनु प्रत्यंत कोई अंग है, अथवा कोई इवर्णांत अथवा उवर्णांत धातु है, अथवा भ्रू अंग है, भ्रू शब्द है, तो शुनु और उवर्णांत धातु और भ्रू इनको क्या हो जाता, उवंग आदेश होता है, और इवर्णांत धातु को होता है इयंग आदेश। ठीक है, चलिएगा इसका भी अर्थ मैं दिखा देता हूं आपको, ये लीजिएगा। छह 470 शुनु प्रत्ययन्तस्य इवर्णो वर्णान्त धातोः भ्रू इत्येतस्य चांगस्य इयंग उवंग इत्येतौ आदेशौ भवताः अच्छी पड़ता। तो शुनु प्रत्ययांत और इवर्णांत और उवर्णांत धातु और भ्रू शब्द को अंग को इयंग और उवंग होते हैं। तो जो उवर्णांत है उनको तो उवंग हो जाएगा, और जो इवर्णांत धातु इवर्णांत केवल है उसको तो इयंग होगा। तो यहां पर हमारा क्या है, ये उवर्णांत है। उवर्णांत होने से लो लू उवर्णांत है, आजादी प्रत्यय अपरे है, तो यहां पर क्या इससे उवंग आदेश हुआ। अब उवंग कहां पर होगा, तो कहते हैं निच, जो गित आदेश है, ये उवंग क्या है, नित है इसके यहाँ की, तो वो अंतिम वर्ण को होगा। किसको होगा बोलो, अंतिम वर्ण को, क्योंकि इसको अनेकालशित सर्वस्व से सारे के स्थान में प्राप्त था, तो उसका अपवाद गिच बनाया है कि गिच से गित अनेकाल होता हुआ भी अंतिम वर्ण के स्थान में होता है। तो ये अंतिम ऊ के स्थान में हो गया, तो ऊ के स्थान में हो गया तो क्या बन गया हमारा, लो और ल और उवंग, ये इत संज्ञा हो गई, ऊ बचा केवल, और ये आ। तो अब लो लू वा और आ लो लू वा ऐसा बन गया। अब क्या ये कृत प्रत्यय, कृत तिंग से ये कृत प्रत्यय होने से कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी लो लू व की, और पूर्वत सब सूत्र लगा करके सु आदि आकर के पुनः विसर्जनीय होकर के क्या बन गया, लो लो वाह, बार बार काटने वाला। बस इतना ही समझ। सिद्धि बहुत बड़ी है, मुख्य रूप से यदि आपको पूरी सिद्धि अभी याद नहीं हो सकती तो आपको इस सूत्र का प्रयोजन घटाना है। यहां पर बस यहां पर प्रयोजन घटा लेना है कि ये सूत्र कहां कहां लगता है। ठीक है, चलिए तो अब आगे की कक्षा में मिलेंगे। पूरी सिद्धि मैंने प्रयास करके आपको करा दी है, ठीक है, क्योंकि आधी सिद्धि में प्रयोजन समझ में नहीं आता। अब इसकी जो शेष सिद्धि है वो अगली कक्षा में कराऊंगा। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।